बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज इस पूरे चैप्टर के। तो सबसे पहला एमसीक्यूज हमारा जो इस एसी सर्किट वाले चैप्टर के अंदर है, उसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि एक अल्टरनेटिंग करंट के अंदर अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पीरियडिकली अपना डायरेक्शन रिवर्स करती रहती है, तो इस किस्म के टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये करंट है और ये करंट अपना डायरेक्शन बार बार तब्दील कर रहा है, वक्त के साथ साथ पीरियडिकली चेंज कर रहा है, तो इसके डायरेक्शन चेंज करने को जो हम नाम देते हैं उसका नाम है ऑसिलेशन। और ये जो आपके पास साइकिल है, साइकिल की डेफिनेशन अलग है। अगर कोई भी चीज डायरेक्शन अपना बार बार चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको ऑसिलेशंस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है दूसरा एमसीक्यू, जिसमें हमें यह कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडर्ड हाउस होल्ड अल्टरनेटिंग करंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो एक एसी करंट वाली बिजली आती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड है पाकिस्तान में, वो 50 हर्ट्ज है। चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे में हो और किसी सूबे के किसी शहर में हो, आप तक जो बिजली पहुंचेगी, उस बिजली की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 50 हर्ट्ज होगी। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि हमारे पास जो बिजली आ रही है वो एक सेकंड में 50 साइकिल्स कर रही है। जबकि अमेरिका के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड है वहां की, वो 60 हर्ट्ज है। इसीलिए मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं, अगर आपके लिए कंप्यूटर बनाएंगी और आपके लिए मोबाइल बनाएंगी और उनके लिए मोबाइल बनाएंगी, तो हमारे मुल्क की फ्रीक्वेंसी को जानकर और उनके मुल्क की फ्रीक्वेंसी को जानकर उस हिसाब से इक्विपमेंट्स बनाते हैं। इसीलिए हर कंपनी हर मुल्क के लिए अलग अलग जो है वो डिवाइसेस कंपोनेंट्स तैयार करती है। उसके बाद ये हमारे पास है पैरामीटर फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। वो पैरामीटर या उस पैरामीटर का क्या नाम है जो हमें इस्तेमाल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को मालूम करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ एसी पर यूनिट टाइम अगर आपने मालूम करने हो, या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपने मालूम करना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज मालूम करना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर किसी भी करंट का आप रेट ऑफ चेंज मालूम करेंगे, तो उस टर्म को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही है और यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है और यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी ऑप्शन जो है वो एक्यूरेट है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 4 के अंदर ये है कि एसी सर्किट्स के अंदर अगर वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आपको मिले और उस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में से करंट भी गुजरे और उसके अराउंड वोल्टेज भी अपीयर हो, तो करंट के दरमियान और वोल्टेज के दरमियान कौन सी फेज एंगल होगी अगर वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के ऊपर गुजर रहे हो, तो वहां पर जो उनकी एंगल है वो 0 डिग्री है। जब भी आपके पास रेजिस्टिव सर्किट हो या जब भी आपके पास रेजिस्टर हो या रेजिस्टिव सर्किट हो, तो उनमें से जो करंट और वोल्टेज का फ्लो है या अपीयरेंस है, वो फेज एंगल 0 डिग्री रखते हैं। रही बात जब उनके सर्किट के अंदर, एसी सर्किट्स के अंदर कैपेसिटर आ जाता है और इंडक्टर आ जाता है, तो फिर करंट के दरमियान और वोल्टेज के दरमियान जो है फेज एंगल का डिफरेंस आ जाता है। अब वो कितना है, वो होता है 90 डिग्री। और उनमें कौन लीड करता है और कौन लेग करता है, इस हवाले से ये सवाल की एक ट्रिक है। आप इसको इंतहाई आसान लफ्जों से समझें, क्योंकि ये आपका एमसीक्यूज एनी हाउ हर जगह पर आएगा। इसको आप बेहतरीन नमूने से समझ लें। एक लफ्ज आपने याद करना है, CIVIL, सिविल। अब इस सिविल लफ्ज को आपने ब्रेक करना है दो हिस्सों में। एक लफ्ज है सिव और दूसरा लफ्ज है विल। सिव में भी वी है और विल में भी वी अलग है, ठीक है। अब ये सिव में जो सी है वो कैपेसिटर बता रही है कि कैपेसिटर के अंदर करंट पहले आएगा यानी लीड करेगा, वोल्टेज बाद में आएगा यानी लेग करेगा। अब ये लीड और लेग जो करेंगे, एक आगे होगा एक पीछे होगा, तो एक दूसरे से कितना आगे पीछे होंगे, 90 डिग्री का यानी फेज डिफरेंस होगा कैपेसिटर के अंदर करंट और वोल्टेज के दरमियान। अब इनमें फेज एंगल का तो आपने एमसीक्यूज पढ़ लिया, वो लीड और लेग कौन कर रहा है वो भी आपने समझ लिया, तो मतलब दो एमसीक्यूज आपके सिर्फ इस हिस्से में आ गए, ठीक है। अब यहां पर आते हैं विल में। विल बता रहा है कि वोल्टेज लीड करेगा यानी पहले आएगा, आए बाद में आएगा यानी लेग करेगा, किसमें, एल में। एल मींस इंडक्टर। अब ये जो एक दूसरे से लीड और लेग कर रहे हैं, वोल्टेज पहले आएगा इंडक्टर में और करंट बाद में जाएगा इंडक्टर में, इनके दरमियान कितना एक दूसरे में फासला होगा, वो फासला होगा 90 डिग्री।
तो यानी कि फेज एंगल या फेज डिफरेंस यहाँ पर 90 डिग्री है इनके दरमियान, और कौन लीड कर रहा है और कौन लेग कर रहा है, अब आपको कभी भी कोई भी भूल चुक नहीं होगी, क्योंकि आपने इस ट्रिक को इंतहाई आसान लफ्जों में समझा हुआ है। इसलिए आप इस किस्म के ट्रिक्स और इस किस्म के लेक्चर्स को समझने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें ताकि हमें मालूम हो कि आपको इसका फायदा मिला, और उसके साथ अपने दोस्तों के साथ भी रिकमेंड करें, क्योंकि अगर उनके पास फायदा होगा तो आपको भी इनडायरेक्ट उन चीजों का फायदा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एमसीक्यूज नंबर 5 है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि एक डिवाइस जो है कौन सी है जिसके जरिए से हम आरएमएस वैल्यू करंट का या आरएमएस वैल्यू वोल्टेज का मालूम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस चीज के बारे में बता दूं कि अगर आरएमएस वोल्टेज का होगा तो बात कुछ और, आप ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आरएमएस वैल्यू सिर्फ करंट का होगा तो आपके पास ऑप्शन कुछ और होगा। मगर अगर आपको पूछा जाए दोनों का तो फिर आप एवोमीटर लगा सकते हैं। मगर जो है आप आरएमएस वैल्यू मोस्टली जो है करंट का मीटर से और वोल्टेज का वोल्ट मीटर से मालूम करते हैं। लेकिन जो ट्रू डिवाइस है यहाँ पर, जो सिर्फ और सिर्फ आरएमएस वैल्यू को मेजर करने के लिए स्पेसिफिकली इस्तेमाल होती है, उसका नाम है ट्रू आरएमएस मीटर। लेकिन यहाँ पर आप एक डिस्क्लेमर समझ लें कि जो हमें एमीटर में वायर्स लगाने से या वोल्ट मीटर की वायर्स लगाने से जो वैल्यू हमें मिलता है, वो वैल्यू हमें आरएमएस वैल्यू नहीं मिलता। वो वैल्यू कहलाया जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इसका मतलब अगर एमीटर के अंदर आपके पास करंट आता है तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट होता है, वोल्ट मीटर के अंदर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है। मोस्टली आरएमएस के वैल्यू को हम मैथमेटिकल कन्वर्जन करके फाइंड करते हैं। मगर यहाँ पर अगर एमसीक्यूज ऐसा है तो फिर इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो है वो एवोमीटर कहा जा सकता है। और यहाँ पर ऑसिलोस्कोप नहीं होगा, क्योंकि ऑसिलोस्कोप मेजर करता नहीं है, बल्कि वो सिर्फ हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देता है कि वो दिख कैसे रहे हैं, वो बिहेव कैसे कर रहे हैं। मगर ऑसिलोस्कोप कोई मेजर करने वाली डिवाइस नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एमसीक्यूज नंबर 6 है, जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि इन एन एसी सर्किट द टर्म रिएक्टेंस रिप्रेजेंट द। अब ऐसी सर्किट्स के अंदर जो आपके पास लफ्ज रिएक्टेंस बार बार इस्तेमाल हो रहा होता है, उसका क्या मतलब है। देखिए, अगर रेजिस्टेंस कहा जाए तो इसका मतलब कि करंट को रुकावट आ रही है। अब अगर करंट को रुकावट कैपेसिटर की तरफ से दी जाए तो उस रुकावट का नाम होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर करंट को रुकावट दी जाए इंडक्टर की तरफ से तो उस रुकावट को नाम दिया जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो जो लफ्ज रिएक्टेंस है वो बता रहा है कि इसके अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आ रही है, इसके अंदर कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी आ रही है। तो इस हिसाब से रिएक्टेंस का मतलब है कि इंडक्टिव या कैपेसिटिव अपोजिशन टू करंट फ्लो को जो रुकावट दी जाएगी इंडक्टर की तरफ से या कैपेसिटर की तरफ से, उसको हम जो है वो कहते हैं रिएक्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस हो तो रेजिस्टेंस आपकी तब होती है जब करंट फ्लो हो रहा होगा सिर्फ अकेली वायर में से, सिर्फ इंडक्टर में से, तो आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं। अगर करंट फ्लो हो रहा हो रेजिस्टर में से तो भी रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं। मगर अगर करंट फ्लो हो रहा हो कैपेसिटर में से और उस करंट को रुकावट मिले तो फिर आप उसको रेजिस्टेंस नहीं, मगर वहां पर उसका नाम दूसरा हो जाएगा, उसको हो जाएगा रिएक्टेंस। या अगर इंडक्टर में से करंट गुजर रहा हो और उसको रुकावट मिल रही हो तो या अपोजिशन मिल रही हो करंट फ्लो को, तो फिर उसका भी नाम हो जाएगा रिएक्टेंस। लेकिन अगर कैपेसिटर में से फ्लो हो रही होगी, रुकावट हो रही होगी, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर इंडक्टर में उसको करंट को फ्लो में रुकावट हो रही होगी तो फिर उसका नाम हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। आप इन चीजों को इंतहाई बेहतरीन और बारीक नमूने से समझ लें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 7 है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि एक टाइप ऑफ सर्किट जिसके अंदर इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का हो जाता है, तो फिर उस सर्किट को हम क्या कहेंगे। ऐसा सर्किट जिसके अंदर जो वैल्यू रेजिस्टेंस का हो वही वैल्यू रिएक्टेंस का हो, तो इस किस्म के सर्किट को हम रेजोनेंट सर्किट कहते हैं, और उस स्टेट को हम रेजोनेंस स्टेट कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कहते हैं कि अगर ऐसा सर्किट हो जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हो, एक आपके पास कैपेसिटर और दूसरा इंडक्टर, और उसमें से अगर करंट गुजर रहा हो तो जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर की तरफ से दी जाए वही रेजिस्टेंस अगर इंडक्टर की तरफ से दी जाए, यानी रिएक्टेंस दोनों की उस करंट के लिए बराबर हो, तो उस कंडीशन में भी हम कहेंगे कि रिएक्टेंस इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब आपस में बराबर हो जाएं तो फिर उस स्टेट में भी हम उसको रेजोनेंट स्टेट कहते हैं।
और उस सर्किट को हम रेजोनेंट सर्किट कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन इस हिसाब से एक्यूरेट है वो ऑप्शन नंबर डी है, जिसको हम रेजोनेंट स्टेट कहेंगे। अब आपके पास ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 8 है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक साइन वेव है और अगर उसकी साइन वेव की आप पीक टू पीक वोल्टेज लेते हैं, तो पीक टू पीक वोल्टेज का क्या मतलब है? मैंने आपको थ्योरी के अंदर ये समझाया था। हालांकि हमारे पास इस बुक के अंदर पीक टू पीक वोल्टेज की कोई डिटेल डेफिनेशन नहीं है, मगर फिर भी मैंने आपको वहां पर बताया था एमसीक्यूज में या फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में ये चीज काम आएगी, क्योंकि वो उन टॉपिक्स के साथ रिलेटेड है। जो चीज आपके बुक के अंदर हो और उस बुक से रिलेटेड कुछ चीजें हो और वो बुक के अंदर शामिल ना हो, तो वो आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि वो जरूर आ जाती हैं। क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, ऊपर से टॉपिक देखता है, फिर एग्जामिनर को लगता है कि अगर ये बड़ा टॉपिक है तो इसके छोटे छोटे हिस्से भी जरूर होंगे, फिर वो तो लिख देता है, फिर हम कहते हैं सर ये टॉपिक है ही नहीं। क्योंकि अगर बड़ा टॉपिक हो और उस टॉपिक के हिस्से में छोटे-छोटे दूसरे टॉपिक्स हों, तो वो फिर आपको पढ़ लेनी चाहिए। इसी तरह से आपके पास पीक टू पीक वोल्टेज का क्या मतलब है? देखिए, आपके पास एक साइन वेव फॉर्म है। इस साइन वेव फॉर्म जहां से शुरू हो रहा है वो जीरो है और जहां तक वो पीक पर पहुंचा है तो हम इसको कहेंगे पीक पॉइंट। अब जीरो से लेकर इस पॉइंट तक जो वोल्टेज गया इसको हम कहेंगे पीक वोल्टेज। और यहाँ पर भी अगर आप देखें, ये जीरो स्टेट है इसकी और ये इसकी बिल्कुल लोएस्ट स्टेट है। इस जीरो स्टेट से लेकर इस स्टेट तक भी जो वोल्टेज होगा आप उसको भी पीक वोल्टेज कहेंगे। मगर पीक टू पीक वोल्टेज का मतलब है कि एक साइकिल के अंदर दो पीक होती हैं, एक पॉजिटिव पीक और एक नेगेटिव पीक। अगर आप वोल्टेज देखना चाहें, वोल्टेज का डिफरेंस देखना चाहें इस नेगेटिव पीक से लेकर इस पॉजिटिव पीक तक, तो इसको हम कहेंगे पीक टू पीक वोल्टेज। अगर ये आपके पास पीक टू पीक वोल्टेज आप मालूम कर रहे हैं, तो फिर हम इसको कहते हैं कि भाई दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वोल्टेज। पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक के दरमियान जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमें ये पीक टू पीक वोल्टेज देता है। कभी कभार आप इस एमसीक्यूज में भूल सकते हैं वो इस तरीके से कि पीक टू पीक वोल्टेज का फार्मूला है 2 मल्टीप्लाइड बाय वीपी, यानी एक पीक वोल्टेज ये वाली, एक पीक वोल्टेज ये वाली, दोनों पीक वोल्टेजेस पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर हो जाती हैं 2वीपी। 2वीपी का मतलब है पीक पी और वीपीपी। तो इस हिसाब से आप उसको डबल द पीक वोल्टेज भी टिक कर सकते हैं, मगर ये ऑप्शन एक्यूरेट नहीं है। असल जो डेफिनेशन है पीक टू पीक वोल्टेज की, जो इसका पर्पस है वो ये है कि ये हमें बताएगा डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वोल्टेज, और आपके पास यही ऑप्शन एक्यूरेट है, इसको अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 है, जिसमें हमें यह कहा जा रहा है कि व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। पावर फैक्टर का हमने फार्मूला आपको पढ़ाया था, एक फार्मूला ये भी है पी एफ इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहां पर थीटा बता रही है कि अगर आपके पास रेजिस्टिव सर्किट है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के दरमियान जो एंगल बनती है वो 0 डिग्री बनती है। इस हिसाब से पावर फैक्टर मालूम करने के लिए आप वो एंगल लिखेंगे जो करंट और वोल्टेज के दरमियान बन रही है। तो वो बन रही है 0 डिग्री, किन में? रेजिस्टिव सर्किट्स के अंदर। जब आपने 0 डिग्री लिखी तो cos 0 डिग्री का मतलब होता है, बराबर होता है 1 के, तो पावर फैक्टर का वैल्यू आया 1। पावर फैक्टर का वैल्यू आपका 1 तब आएगा जब आपके पास एसी सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो। मगर अगर पावर फैक्टर आपको मालूम करवाया जाए इंडक्टिव सर्किट का या कैपेसिटिव सर्किट का, या एक्स्ट्रा में एमसीक्यूज बता रहा हूं, और यही आएगा, ऐसे ही आते हैं, जो नहीं होते वही आते हैं। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट का, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, सॉरी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट या प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, जो आपके पास करंट और वोल्टेज के दरमियान लेग होता है, जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री होता है। इसीलिए आपने लिखा 90 डिग्री और cos थीटा की जगह लिखा आपने cos 90 डिग्री। तो पावर फैक्टर आएगा जवाब 0, क्योंकि cos 90 डिग्री बराबर 0 के होता है। तो इंडक्टिव सर्किट हो या कैपेसिटिव सर्किट हो, तो उनका जो पावर फैक्टर होगा वो 0 होगा, क्योंकि उनके दरमियान 90 का लेग है। एमसीक्यूज नंबर आपके पास है 10, जो लास्ट एमसीक्यूज है, जिसमें हमें यह कहा जा रहा है कि द पर्पज ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन एन एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज। कभी कभार जब आपका पावर जनरेट हो रहा होता है और ग्रिड स्टेशन में मेरे पास अब पावर है, मैंने भेजना है आप तक, तो मुझे अब
अपने पास जो ग्रिड स्टेशन है इसका पावर स्टेप अप करना पड़ेगा ताकि वो आप तक पहुंचे। अब जैसे ही वो आप तक पहुंचा, आपको चलाना है मोबाइल में, आपको वोल्टेज देना है मोबाइल को, तो आपने क्या करना है, उस बड़े से वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है। तो इस हिसाब से एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी काम आते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी काम आते हैं, और ये लेक्चर हमने इंतहाई डिटेल नमूने से समझाया हुआ है। आप इस लेक्चर को भी जरूर देखें। तो अगर आप एमसीक्यूज चाहते हैं इस किस्म के 100 एमसीक्यूज हर चैप्टर के, तो फिर आप हमारे जो ये चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ साथ हमें कमेंट में भी कर दें कि आप ये इंटरेस्टेड हैं और आपको ये चीजें रिक्वायर्ड हैं। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।